नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। आज के इस व्याख्यान सीरीज में हम लोग लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड रूल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि इसके पहले आप लोगों ने संज्ञानात्मक विकास के सभी सिद्धांतों को पढ़ चुके हैं। साथ ही प्रसिद्ध भाषाविद नॉम चॉम्स्की की विचारधाराओं को जानने के पश्चात लैंग्वेज पर उनकी जो विचारधारा प्रस्तुत की गई वह अत्यंत ही सराहनीय है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज के बारे में अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे कि बालक का जब संज्ञानात्मक विकास होता है, चूंकि संज्ञानात्मक विकास भाषा के साथ अत्यंत ही गहनता से जुड़ा हुआ है। आपने वाइगॉस्की की थ्योरी पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वह बहुत ही घनिष्ठ रूप से संज्ञान से जुड़ा हुआ है। अगर हम संज्ञान की बात करें तो संज्ञान से सारी चीजें जुड़ी होती हैं जो कि उच्च मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं। चूंकि हम बात कर रहे हैं स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की, तो क्या जब बच्चा जन्म लेता है तो चूंकि उसका दिमाग एकदम ब्लैंक कागज के समान होता है, वह कुछ भी नहीं जानता होता है, लेकिन वह जिस समाज में आता है उस समाज की संस्कृति, अपनी आनुवंशिकता और पर्यावरण के इंटरेक्शन से धीरे धीरे उसके अनुभव, उसकी भाषा आदि में विकास होता रहता है। उसी के क्रम में भाषा का भी विकास होता है और भाषा का विकास को मनोवैज्ञानिकों ने अनेक अध्ययनों द्वारा कुछ स्टेजेज में देखने का प्रयास किया है। हम आज उन्हीं स्टेजेस की बात करेंगे, उन्हें क्रम की बात करेंगे कि जो बच्चों में भाषा का विकास होता है वो किस क्रम में होता है, किस स्टेज में होता है। आइए देखते हैं। क्योंकि भाषा विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव जीवन में जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। नवजात बिना किसी भाषा के जन्म लेता है, किंतु कुछ माह में ही बोली गई बातों को अन्य ध्वनियों से अलग करने में सक्षम हो जाता है। यह परिवर्तन कुछ चरणों में होता है। आइए हम उन चरणों पर अगर ध्यान दें तो सबसे पहला जो चरण देखने को मिलता है भाषा विकास की, वो होती है कुकिंग की अवस्था, कूकने की अवस्था होती है। दूसरी जो अवस्था होती है वो बैबलिंग की होती है। तीसरी वन वर्ड स्टेज की होती है एंड चौथी टू वर्ड स्टेज की होती है और अंतिम मल्टी वर्ड स्टेज। यानी कि जो भाषा का विकास होता है बच्चों में वो कुल 5 अवस्थाओं में होता है, 5 स्टेजेज में होता है। आइए हम इन सभी स्टेज को अलग अलग अध्ययन करें और इनकी विशेषताओं के बारे में जानें। सबसे पहली जो विशेषता है फर्स्ट स्टेज, जिसे कुकिंग की अवस्था कहते हैं, वो लगभग 1 मंथ में प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पर एक मुख्य बात और भी बताते चला जाए कि इस फर्स्ट स्टेज के पहले एक और अवस्था आती है, वो क्राइंग की अवस्था होती है। चूंकि क्राइंग की अवस्था लैंग्वेज से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़ी नहीं हुई है, इसीलिए उसका अध्ययन नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि क्राइंग भी स्टेजेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में आता है, लेकिन वो उसकी मान्यता न होने के कारण जो पहली स्टेज आती है वो कुकिंग की आती है, जो 1 मंथ में प्रारंभ हो जाती है। इसमें बालक आ माँ जैसी आवाजें निकाल पाता है और यह यूनिवर्सल होती है, यानी सार्वभौमिक होती है। यह बच्चा कहीं भी जन्म लेता है, 1 महीने में लगभग सभी बच्चों में यह विशेषताएं देखने को मिलती है। इसके बाद बच्चा जो ही थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, यानी कि वो दूसरी स्टेज में आता है, बेबलिंग की स्टेज में। बेबलिंग की स्टेज में बालक में कुछ और भी भाषा का विकास होता है और वह कुकिंग से ऊपर उठकर वहाँ की लोकल लैंग्वेज बोलने का प्रयास करने लगता है, जैसे मामा, बुआ, ऐसे जो एकदम सामान्य कुकिंग से मिलते जुलते जो शब्द होते हैं उनको बोलने लगता है। और यह अवस्था 3 से 6 माह में देखी जाती है। अब फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज में जो सबसे प्रमुख अंतर देखा जाता है वह है
सार्वभौमिकता का। यहीं पर आकर विभिन्न संस्कृतियों की भिन्नता प्रदर्शित होने लगती है कि बच्चा किस संस्कृति में है। जिस संस्कृति में होता है लोकल लैंग्वेज उस संस्कृति के निकालने लगता है, जबकि फर्स्ट स्टेज में यूनिवर्सल होता है, सारे बच्चे एक जैसी आवाज निकालते हैं। लेकिन सेकेंड स्टेज आते आते वो अपनी संस्कृति की आवाज को पहचानने लगता है और उसी तरह की साउंड प्रदर्शित करने लगता है, उसी तरह की लैंग्वेज डेवलप होने लगती है उसमें। इसके बाद तीसरी अवस्था आती है और यह अवस्था लगभग 1 वर्ष में देखी जाती है। यहाँ पर बालक में घर की जो मूर्त चीजें हैं, यानी कि जो चीजें देखता है, खिलौना हुआ, टेबल हुआ, या जो चीजें हैं उन चीजों को बोलना प्रारंभ कर देता है। जो मूर्त चीजें हैं, मूर्त चीजों को देखकर वह उनके बारे में थिंकिंग करने लगता है, सोचने भी लगता है और उनके बारे में बात करने लगता है। अर्थात जो तीसरी अवस्था होती है वह अवस्था मूर्त चीजों की विषय में होती है या मूर्त चीजों को वो बोलने लगता है। जैसा कि आप संज्ञानात्मक विकास की पियाजे की अवस्थाओं में देखें तो वहां पे जो स्टेज आता है कंक्रीट मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, वहां पर क्या होता है कि वह मूर्त चीजों से सीखने लगता है, मूर्त चीजों से उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। तो वह लगभग इसी स्टेज में आकर उसका भाषा विकास होता है, यानी कि वो जो भाषा सीखने की तीसरी अवस्था होती है वो मूर्त चीजों से होने लगती है। बात करें चौथी अवस्था जो कि 12 से 18 मंथ में देखी जाती है, यहाँ पर बालक 2 वर्ड स्टेज यानी कि 2 शब्द बोलना प्रारंभ कर देता है। 2 शब्द बोलना प्रारंभ कर देता है जो लगभग 1.5 साल में देखा जाता है। यहाँ पर बालक अब थोड़ा बहुत ग्रामर का प्रयोग करने लगता है। यहाँ पर टेलीग्राफिक स्पीच देखी जाती है। आप देखते होंगे कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों में बालक एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें वो स्वयं से बात करने लगते हैं, स्वयं से बात करते हैं और छोटे छोटे सेंटेंस बोलने लगते हैं, छोटी छोटी परिकल्पनाएं करने लगते हैं। तो यह जो है चौथी अवस्था में होता है, यानी कि 12 से 18 वर्ष में देखा जाता है, जो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की 4th स्टेज में होता है, जिसे 2 वर्ड स्टेज कहा जाता है। जैसे माँ खाना दो, पापा आ, ऐसे जो छोटे छोटे सेंटेंस हैं वो 4th स्टेज में बालक आराम से बोलने लगता है। अब जो विकास की लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो अंतिम स्टेज यानी कि 5वीं स्टेज आती है वो 18 से 24 मंथ यानी कि 2 वर्ष में देखी जाती है। यहाँ पर बालक के लैंग्वेज का बहुत तीव्र विकास होने लगता है, तीव्र काल होता है यह लैंग्वेज सीखने का। यहाँ तक भी देखा गया है बच्चा एक दिन में 25 से 50 शब्द भी सीख लेते हैं। यह लैंग्वेज डेवलपमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट समय होता है, जहाँ पर बच्चा बहुत ही तेजी से कुछ भी सुनता है उसे तुरंत सीख लेता है। और ऐसा देखा गया है, ऐसा अध्ययन किया गया है कि इस अवस्था तक आते आते बच्चे का जो शब्द भंडार होता है वो लगभग 50,000 तक हो गया होता है और अब वह आसानी से नए नए सेंटेंस बनाने लगता है, नए सेंटेंस डेवलप करने लगता है। जैसा कि अगर आप नॉम चॉम्स्की को देखें, उनके अध्ययन को देखें, उनकी विचारों को देखें, जैसा कि वो कहते हैं कि बालक में जेनरेटिव ग्रामर पाया जाता है, यानी कि ऐसे ग्रामर की बात करते हैं जो बालक में नए सेंटेंस बनाने की क्षमता रखता है। जो होता है कैसे, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि भाषा अधिग्रहण तंत्र के द्वारा होता है, जो कि सिर्फ ह्यूमन बेबी में पाया जाता है, मानव के बच्चों में पाया जाता है। ऐसा अनेक शोधों के द्वारा स्पष्ट भी किया गया है। आइए हम लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ने के बाद हम ये भी देखें कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो भाषा का विकास होता है, जो कि वह भिन्न भिन्न स्तरों में होता है, भिन्न भिन्न स्टेज में होता है, और उन स्टेज में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है क्या उसके भी कुछ रूल्स हैं, क्या उसके भी कुछ नियम हैं, क्या कुछ स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर को फॉलो करके ही बालक में भाषा का विकास होता है। आइए हम देखते हैं रूल्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि वे रूल्स या स्ट्रक्चर जो भाषा को निर्धारित करते हैं। ऐसे कुल
5 रूल्स बताए गए हैं। ये टॉपिक सीटेट की एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। स्टेजेज ऑफ लैंग्वेज हो या रूल्स ऑफ लैंग्वेज, हर वर्ष हर परीक्षा में इससे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, इसलिए यह सीटेट के एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम बात करें रूल्स ऑफ लैंग्वेज की। तो जो सबसे पहला रूल्स बताया गया है वो है फोनीम यानी ध्वनिग्राम, जो कि सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे लघुतम इकाई और अर्थहीन इकाई होती है। इससे जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है या भाषा की अर्थहीन इकाई क्या है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि जो ध्वनिग्राम होता है, यानी कि मात्र इससे ध्वनि निकलती है, जो कि आप स्टेजेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के पहले स्टेज में आप देख सकते हैं। जो कुकिंग की होती है उसमें बच्चा सिर्फ आवाज निकालता है, कुकिंग की आवाज यानी कि ध्वनिग्राम की फोनिंग की आवाज निकलती है। यहाँ पर जो आवाज निकलती है वो क्या होती है, अर्थहीन होती है, चिंतन में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। जैसे आप देख सकते हैं टी, थ, के, क, का, अ, प, ऐसी कोई भी आवाज जो निकालता है वो ध्वनिग्राम के अंतर्गत आती है। ध्वनिग्राम के बाद ही जो दूसरा स्टेज आता है वो रूपग्राम का होता है, मॉर्फीम का होता है। मॉर्फीम यानी कि ध्वनिग्राम से जब ध्वनिग्राम के बाद जो दूसरा स्टेज आता है उसमें क्या होता है, ध्वनिग्राम को जब शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय के साथ संयोजित कर लिया जाता है, यानी कि जब ध्वनिग्राम को कुछ नियम द्वारा एक साथ संयोजित किया जाता है तो वो रूपग्राम कहता है, मॉर्फीम कहलाता है। यह अर्थपूर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में कि भाषा की अर्थपूर्ण सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वो मॉर्फीम होता है, रूपग्राम होता है। जैसे आप देख सकते हैं हॉट, रैट, जैसे इसमें हॉट यानी कि 3 ध्वनिग्राम जुड़ा हुआ है, इसमें एच ओ टी, यानी कि इन तीनों को जब मिलाया गया तो रूप इसका बना, एक रूप बना जिसका कोई अर्थ है। हॉट का अर्थ होता है, रैट का अर्थ होता है, यानी कि जब हम कुछ ध्वनिग्राम को संयोजित कर लेते हैं किसी नियम द्वारा, किसी सार्थक शब्द द्वारा, तब वहां पर रूपग्राम की उत्पत्ति होती है। इसका चिंतन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। आइए हम बात करें जो तीसरा नियम है वह सिंटैक्स, वाक्य विन्यास का नियम है। सिंटैक्स जैसा आप इसके अर्थ से भी समझ सकते हैं, सेंटेंस की बात होती है। जब रूपग्राम का विकास हो जाता है तो बालक सेंटेंस बनाने लगता है। आप स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट में देखें, वहां पर भी आप इसी क्रम को पाएंगे और आप आसानी से दोनों को कोरिलेट कर देखें तो आप भाषा की संरचना, भाषा के रूल्स और स्टेजेज बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। फिर आप कभी इसको भूल नहीं सकते। इससे आने वाले सभी क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। सिंटैक्स एक ऐसा निर्धारित तंत्र जो व्याकरण के नियम को आधारित होता है। यानी क्या होता है, अब यहाँ पर व्याकरण के जो क्रमबद्ध नियम होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं। वो फॉलो करके उन चीजों को एक निश्चित क्रम में निर्माण कर लिया जाता है, तो उससे एक वाक्य का निर्माण होता है, एक सेंटेंस का निर्माण होता है, जिससे बालक में लैंग्वेज को प्रदर्शित करने की क्षमता विकसित होने लगती है, किसी भी चीज को कहने की क्षमता विकसित हो जाती है। अब यहाँ पर बालक में आसानी से टेली कॉन्फ्रेंसिंग देखी जा सकती है। बालक में अपने आप में बात करना, परिकल्पनाएं बनाना, ये सारी चीजें देखी जा सकती हैं। सिंटैक्स के बाद जो अगला रूल्स डेवलप होता है, जो रूल विकसित होता है, वो है सेमेंटिक अर्थ विज्ञान का। चूंकि व्याकरण का निर्माण जब हो जाता है, व्याकरण के द्वारा जब वो सेंटेंस का निर्माण कर लेता है, तो सेंटेंस के बाद जरूरी नहीं है कि वो सेंटेंस, जो सेंटेंस बने, अगर उसका अर्थ नहीं निकल रहा है तो वह सेंटेंस अर्थहीन हो जाएगा। वो भाषा के किसी रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, किसी स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेगा, तो उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर आप किसी एक सेंटेंस को देखें, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, अगर आप इसे देखें तो एक निश्चित स्ट्रक्चर में है आई एम गोइंग टू स्कूल, लेकिन अगर आप इसे ही बदलकर
कुछ भी कर सकते हैं। स्कूल एम टू आई गोइंग, अब यहाँ पर क्या है, इसका अर्थ नहीं निकल पाएगा, इसका आप कोई अर्थ नहीं निकाल सकते, जबकि उसके फोनीम्स, उसके मॉर्फीम और सिंटैक्स सब कुछ है, लेकिन उसके जो क्रम हैं, व्याकरण के जो क्रम हैं, उनमें परिवर्तन कर देने से आप उसे सेमेंटिक्स रूल में नहीं ला सकते। इसलिए आवश्यक है, भाषा के विकास के लिए आवश्यक है कि अर्थ विज्ञान का होना, यानी कि व्यक्ति रूप, ग्राम तथा वाक्य विन्यास से अर्थ कैसे निकालता है, इसका विकास होता है अर्थ विज्ञान में। जो पांचवा और अंतिम रूल्स है भाषा विकास का, वो है उपयोगितावाद। उपयोगितावाद यानी कि सिचुएशन, सोसाइटी एंड कल्चर के आधार पर उपयोग के नियम। यहाँ पर क्या होता है, जब हम सेंटेंस बोलते हैं या कोई वाक्य बोलते हैं या कोई बातचीत करने का ढंग या तरीका होता है, तो आप देखते हैं विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न सिचुएशंस, विभिन्न परिस्थिति, विभिन्न कल्चर में बहुत अधिक भिन्नता होती है। एक संस्कृति में किसी बात को बोलना उचित माना जाता है, लेकिन उसी संस्कृति में उस बात को बोलना उचित नहीं माना जाता है। इसे ही उपयोगितावाद कहते हैं कि आप उस सेंटेंस को कहाँ उपयोग कर रहे हो। जैसे अभी आप हरियाणा वगैरह में जाएं तो आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से बड़ों को, पापा को या अपने बड़ों को रे करके बुलाते हैं, जबकि आप अपने यहाँ रे कहकर नहीं कह सकते हैं। जो भी सेंटेंस आप बात करेंगे तो उसमें रे नहीं आता है, आप का यूज करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो सिचुएशन है, सेंटेंस तो समान बोल रहे हैं, आप जो वहाँ पे हरियाणा में जो बोलेंगे वही यहाँ पे बोलेंगे, लेकिन वहाँ पर वह सिचुएशन के अनुसार, सोसाइटी के अनुसार वो अच्छा माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आप उस चीज को बुरा मानेंगे, अच्छा नहीं मानेंगे, क्योंकि रे शब्द एक अपमानजनक शब्द माना जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से ये रूल्स हैं, ये संरचना है लैंग्वेज डेवलपमेंट की। ये व्याख्यान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से। यह व्याख्यान आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके बाद हम किसी और कंटेंट, किसी और व्याख्यान के साथ पुनः मिलते हैं। आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।